हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आपकी डेली करंट अफेयर्स और पीआईबी की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक लॉन्चेस सेल्फ हेल्प ग्रुप सेविंग्स अकाउंट। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और हम लोग ना आज बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल न्यूज़ कवर करेंगे, तो एंड तक देखना आज की क्लास ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए उन्होंने जो लॉन्च किया है सेविंग्स अकाउंट, इसके कुछ फीचर्स रहेंगे जैसे कि जीरो बैलेंस और चार्जेस, यानी कि कोई मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई इनिशियल डिपॉजिट, कोई चार्जेस नहीं लगेगा। बैलेंस लिमिट वही 2 लाख रुपए तक की मैक्सिमम रहेगी जो आपके पेमेंट बैंक में रहती है अकाउंट्स में। देन इंटरेस्ट भी दिया जाएगा, तो जो भी सेविंग्स अकाउंट पे रेट्स एप्लीकेबल होते हैं वही ये देंगे। क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा, 2% मिलेगा अगर किसी का बैलेंस 1 लाख रुपए तक का है, और 2.25% अगर 1 लाख से 2 लाख तक का बैलेंस होता है। देन नील चार्जेस रहेंगे, कोई भी कैश डिपॉजिट या विड्रॉल करवाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। देन ऑन बोर्डिंग बहुत सिंप्लीफाइड है, आपको पता ही है कि देखिए आपके ग्रामीण डाक सेवर्स पोस्टमैन इतना बड़ा नेटवर्क है, घर आके आपका खाता खोल देंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का। देन कोई भी हिडन फीस नहीं रहेगी, अगर आप अकाउंट क्लोज कराते हो, क्यूआर कोड इशू करवाते हो, कोई भी हिडन फीस नहीं लगेगी। अब खाता खोलने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रहेंगे, तो मिनिमम 2 या फिर मैक्सिमम 5 सिग्नेटरीज चाहिए होंगे ऑथोराइज्ड डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का रेजोल्यूशन टू ओपन द बैंक अकाउंट, सारे मेंबर्स की लिस्ट देनी होगी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सेल्फ हेल्प ग्रुप का, उनका पैन या फिर फॉर्म 97, तो जिसके पास पैन नहीं होता वो फॉर्म 97 देते हैं। देन देखिए इनको सब नहीं मिलेगा, कुछ इन पे कंस्ट्रेंट्स भी रहेंगे, कुछ फीचर्स नहीं अवेलेबल होंगे इस खाते पे, जैसे कि मोबाइल बैंकिंग एक्सेस नहीं मिलेगा, नॉमिनेशन नहीं फैसिलिटी नहीं मिलेगी, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट से लिंकेज नहीं होगा, एसआई नहीं लगवा सकते स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के हर महीने अपने आप कोई पैसे कट जाए नहीं, बिल पेमेंट नहीं अलाउड होगा, मोबाइल रिचार्जेस नहीं, वर्चुअल डेबिट कार्ड इशुएंस भी नहीं अलाउड है। चलिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में जान लेते हैं। ऑफिशियली सितंबर 1 2018 को लॉन्च हुआ था और पब्लिक सेक्टर एंटिटी है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत काम करती है। और इनका क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बेसिकली देखो ये लॉन्च किया गया था, क्योंकि पोस्ट ऑफिस का इतना बड़ा नेटवर्क है, डोर स्टेप बैंकिंग पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवक दे सकते हैं इनके थ्रू। एंड जैसे देखो पेमेंट बैंक्स पे जो रिस्ट्रिक्शन है इन पे भी अप्लाई करते हैं कि ना ही लोन्स दे सकते हैं ना ही क्रेडिट कार्ड्स, और मैक्सिमम देखो खाते में बैलेंस 2 लाख रुपए ही रखा जा सकता है। नेक्स्ट है आरबीआई मैंडेट्स रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर ओवर द काउंटर फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स डीलिंग इन आईएनआर। तो देखिए अब उन्होंने कहा है कि पहले क्या होता था, ये जो ओवर द काउंटर होते थे ना, ओवर द काउंटर बेसिकली क्या होते हैं, वो वाले होते हैं जो ना दो पार्टीज बैठ के ना खुद डिज़ाइन करती हैं, कहीं पे ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं होते, ये वो वाले डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो अब क्या है, अब ये कैसे पता चलेगा, आरबीआई के नॉलेज में कैसे आएगा कि भाई रुपी को लेके ऐसा भी कोई छोड़ रहा है, उनकी नॉलेज में होनी चाहिए ना ये सब चीज़ें। इसलिए उन्होंने कहा है कि अब आपको ये भी रिपोर्ट करने हैं। तो जुलाई 1 2027 से ये फ्रेमवर्क लागू होगा और फेजेस में ये लोग करेंगे इसे रोल आउट। देन इसमें बेसिकली ओटीसी फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे, जिसका एटलीस्ट 1 लैग यानी कि एक करेंसी जो है वो रुपी होगी। देन जितनी भी एंटिटीज़ जो आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड है दैट एंगेज इन दीज डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द न्यू रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। चलिए थोड़ा ना समझ लेते हैं, अगर आपके लिए बिल्कुल न्यू है, आपने डेरिवेटिव्स की क्लास अगर कोर्स में नहीं अटेंड किया तो आपको शायद ये नहीं समझ आ रहा होगा। क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखो आरबीआई को ना पता कैसे चलेगा कि रुपी को लेके क्या क्या हो रही हैं ऐसी ट्रांजैक्शंस। सबसे पहले ओटीसी डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, अभी मैंने आपको बताया दो पार्टीज बैठ के करती हैं और किसी भी पब्लिक एक्सचेंज पे होते नहीं, तो पता लगेगा नहीं जब तक खुद इसको कोई नहीं बताएगा, रिपोर्ट नहीं करेगा। देन क्या है, देखो ये कॉर्पोरेशन या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बेसिकली यूज़ करते हैं टू हेज अगेंस्ट फ्लक्चुएशंस इन रुपीज़ वैल्यू, कि रुपी ऊपर नीचे जाएगा, मानो कोई फॉरेन एंटिटी है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया इंडिया में, उनको है कि रुपी गिर सकता है कल को, ठीक है, वो यूएस से आए हैं तो रुपी गिर जाएगा, तो इसलिए वो हेज एक एग्रीमेंट अपना डेरिवेटिव ले लेते हैं कि कल को अगर रुपी गिरे भी तो उनको नुकसान ना हो। देन अगर ये ट्रांजैक्शंस क्योंकि प्राइवेटली होती हैं तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि रेगुलेटर्स उन्हें ट्रैक कैसे करें इन डेरिवेटिव्स को, क्योंकि देखो ट्रैक करना ज़रूरी है, तभी तो रुपी को भी मेंटेन कर पाएगा ना आरबीआई। नेक्स्ट है आरबीआईज एनहांस्ड फ्रेमवर्क फॉर लोन रीस्ट्रक्चरिंग फॉर डिजास्टर हिट एरियाज, जो कि आपका इफेक्टिव होगा जुलाई 1 2026 से। तो इसमें क्या कहा है आरबीआई ने कि जो भी बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है ना, एनबीएफसीज, जो भी आरबीआई के अंतर्गत आती हैं, जो भी लोन्स देती हैं, वो खुद से लोन रीस्ट्रक्चर कर सकती हैं उन एरियाज़ में जहाँ पर ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया कि कोई भी डिज़ास्टर आया है। कोई ज़रूरत नहीं है कि इंडिविजुअल खुद आके अप्लाई करें, खुद से बैंक्स को, और उनको कहा है उन्होंने एनबीएफसीज को, आप खुद से कर लो। देन लेकिन इसमें ऑप्ट आउट विंडो देनी है, अगर कोई नहीं चाहता है कि किसी को लग रहा है डिजास्टर हिट एरिया में नहीं, मुझे नहीं ज़रूरत है रीस्ट्रक्चरिंग की, तो 135 डेज़ का उन्हें ऑप्ट आउट विंडो आपने देना है।
देन स्टैंडर्ड अकाउंट्स को ही रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, ये नहीं है कि इसका मिसयूज़ नहीं करना है कि जो लोन्स ख़राब है एनपीओ होने के कगार पे उसको आप करो, नहीं। स्टैंडर्ड अकाउंट्स जिनका ओवरड्यू 30 डेज से ज़्यादा नहीं है, यानी कि अप टू 30 डेज़ का ओवरड्यू उनको आप कर सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा वालों को आप नहीं कर सकते हो। सो बेसिकली एसएमए ज़ीरो अकाउंट्स हो जाते हैं। देन मैंडेटरी प्रोविजनिंग, सो लेंडर्स जो हैं उनको अब जो भी रिस्ट्रक्चर करोगे ना, जितने भी एसेट्स रिस्ट्रक्चर होंगे उनका जो भी अमाउंट है उसका 5% प्रोविजनिंग भी करनी है, क्योंकि हो सकता है कल को वो ख़राब हो जाए, है ना, तो प्रोविजनिंग तो करके चलनी ही पड़ती है। देखो प्रोविजनिंग इतनी ज़रूरी है, आरबीआई ने एक्सपेक्टेड लॉस मेथड पे चले गए हैं, है ना। आपका पहले इनकट लॉस मेथड होता था, हमने कहा था ना पिछले आपकी क्लासेस में कि अब वो एक्सपेक्टेड लॉस मेथड उन्होंने बोल दिया है बैंक्स को कि आप तैयार हो जाइए, आपको पूरा लाना पड़ेगा, क्योंकि क्या है वो कह रहे हैं कि जो फ्यूचर में लॉस हो सकता है ना उसकी प्रोबेबिलिटी भी लेकर चलो। देन अगर डिसीजन जो भी है, प्लान जो भी है रीस्ट्रक्चरिंग का, वो आपको फाइनलाइज करना है 45 डेज़ के अंदर, और पूरी की पूरी जो रीस्ट्रक्चरिंग की प्रोसेस है उसे 90 डेज़ के अंदर इम्प्लीमेंट करना है ऑफ द डिजास्टर डिक्लेरेशन। नेक्स्ट है यूपीआई completes 10 glorious years, emerges as the world's largest real time payment platform anchoring India's digital economy। देखो हमें पता ही है वर्ल्ड का 49% जो रियल टाइम ट्रांजैक्शंस हो रही है ना यूपीआई के थ्रू ही हो रही है, मतलब इंडिया का यूपीआई बोलोगे ना ग्रेट है बहुत ज़्यादा। सो यूपीआई इज़ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसे एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अप्रैल 2016 में लॉन्च किया था। 10 साल इसे पूरे हो चुके हैं। देन देखिए अभी अगर मैं पूरे डिकेड की बात करूँ ना, ट्रांजैक्शन हम लोग बात तो करते ही रहते हैं कि कितने की हैं, तो पहले महीने में ना यूपीआई ने सिर्फ 373 ट्रांजैक्शंस की थी, और पिछला जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ उसमें 24,000 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुई है। मतलब आप देखो, वो कहते हैं ना चलते रहो कामयाबी मिलेगी, वही वाली बात है। देन मार्केट लीडर है, 80 to 81% जो डिजिटल रिटेल पेमेंट्स इंडिया में होती है वो यूपीआई के थ्रू ही होती है, और वर्ल्ड वाइड 49%। देन आपके मोर देन 700 बैंक्स यूपीआई प्लेटफॉर्म में इस टाइम आ चुके हैं। इसके साथ साथ देखिए यूपीआई को और लोगों तक पहुंचाने के लिए और फीचर्स भी इसमें जोड़े गए, जैसे कि यूपीआई लाइट है, स्मॉल छोटी छोटी एवरीडे पेमेंट्स के लिए हैं, क्विकली कर सकते हैं विदाउट इंटरनेट, ये हो सकता है फीचर फ़ोन से भी। देन यूपीआई 123 पे अगर किसी को मानो नहीं यूज़ करना है नेट वगैरह, या नहीं उनके पास वो वाले फ़ोन है कीपैड वाले, फीचर फ़ोन्स आते थे ना जो स्मार्टफोन्स नहीं हैं, तो कुछ नहीं, वो आपके कीपैड को भी यूज़ करके विदाउट इंटरनेट ये पेमेंट कर सकते हैं इसके यूपीआई 123 पे के थ्रू। देन कॉमन क्यूआर कोड्स, तो आपको पता ही है कि आप किसी भी एक कोड से, मतलब किसी का कोड फ़ोन पे का है आप अपने गूगल पे की ऐप से कर सकते हो, तो ये इंटरऑपरेबिलिटी भी धीरे धीरे की गई। देन इंटरनेशनल जा चुका है यूपीआई, सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, श्रीलंका, मॉरिशस, हम देखते ही हैं कि कितनी कंट्रीज़ में यूपीआई आपका चलता है। चलिए अब आपका क्यों इम्पॉर्टेंट है यूपीआई, देखो स्मॉल शॉपकीपर सबके लिए तो मतलब इतना इजी हो चुका है ना, कहीं पे भी जाते हो छोटे से ठेले पे यूपीआई करो, यही बोलते हैं ना। देन मनी देखो बहुत फास्टर इसमें ट्रांजैक्शन सेटलमेंट होता है 7 के 7 सेकंड्स में, नहीं तो आरटीजीएस उसमें सब में टाइम लगता था ना नेफ्ट में। देन आपका देखो अब बहुत सा फ़ोन पे, गूगल पे और भी बहुत ऐप्स हैं जो यूपीआई के थ्रू हमें अब प्रोवाइड करती है, तो इन एप्लीकेशंस की वजह से भी देखो कहीं ना कहीं आपका यूपीआई ग्रो हुआ है। चलिए अब आगे यूपीआई के लिए क्या है, सेकंड डिकेड स्टार्ट हो चुका है। सो अब चाहते हैं कि 1 बिलियन यूज़र्स हो जाएं, कि हर एडल्ट इस टाइम यूपीआई यूज़ करे, तो ये इनका है, ये चाहते हैं कि आगे इसे अचीव करें। देन धीरे धीरे अब ये चाहते हैं कि क्रेडिट भी आपके रुपए क्रेडिट कार्ड से भी इससे लिंक हों, और इवन की डिजिटल क्रेडिट लाइंस भी यूपीआई ऐप्स के थ्रू मिलें। एंड एआई को यूज़ करना चाहते हैं जिससे स्कैमर्स और इन सबको ये रोक सकें। नेक्स्ट है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, NARCL, जिसे बैड बैंक कहा जाता है, स्ट्रेंथन इंडिया स्ट्रेस्ड एसेट रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क, एक्सेलरेट रिकवरीज इन फाइनेंशियल ईयर 25-26। तो देखिए इन्होंने पिछले फाइनेंशियल ईयर में 4,364 करोड़ की रिकवरी की है, बहुत अच्छा अमाउंट है। अभी तक इन्होंने ना जब से ये एस्टैब्लिश हुए हैं 6,345 करोड़ की ही की थी, जिसमें से 4,300 तो पिछले साल ही कर लिया है, मतलब कि 70% तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में हुई है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ईयर आपका रहा है। चलिए NARCL के बारे में देख लेते हैं, तो इसे बैड बैंक कहा जाता है। ये ना एक स्पेशलाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सरकार ने सेटअप की, कि जो भी बैंक्स हैं ना उनके बड़े बड़े NPAs हैं, वो बैंक की बैलेंस शीट्स को वो होता है ना साफ़ करने के लिए, उसको वहाँ से उठा के इस एंटिटी को शिफ्ट किया गया। देन इसे जुलाई 7, 2021 में कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर किया गया था, और बेसिकली विद RBI एज एन
एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अंडर द सारफेसी एक्ट 2002। पब्लिक लिड एंटिटी है, इसमें 51% स्टेक जो है आपका PSBs का है और कैनरा बैंक है जो इसका स्पॉन्सर बैंक है। देन ये क्या है, ये ना आपका NARCL और इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड दो हैं, ये दोनों मिलके काम करती हैं। NARCL क्या है, वो बैंक से एक्वायर करता है उनके जो भी NPA और ख़राब बड़े बड़े लोन्स हैं, और जो IDRCL है वो रिस्पॉन्सिबल है कि रिजॉल्व करना कि इन NPA से पैसे कैसे लाना है, इनकी वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर पूरा कैसे केसेस लगाने हैं, वो सब ये आम देखती है। देन ये बेसिकली NARCL वो स्ट्रेस एसेट्स टारगेट करते हैं जिनका एक्सपोजर 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है, और नहीं 15:85 के मॉडल पे काम करते हैं। तो जब भी NARCL किसी भी बैंक से उसका बैड लोन लेगा ना, तो वो 15% ऑफ द एग्रीड वैल्यू कैश में उसको उसी टाइम दे देता है बैंक को, और बाकी जो 85% है ना वो सिक्योरिटी रिसीट्स के फॉर्म में देते हैं, जो बैंक बाद में रिडीम कर सकता है जब एक्चुअली में उस बैड एसेट या उस स्ट्रेस्ड एसेट की रिकवरी हो जाएगी। और ये जो आपकी सिक्योरिटी रिसीट्स है ना, ये इनकी पूरी क्रेडिबिलिटी होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट बैक इसको गारंटी दी हुई है, उन्होंने अपना फंड बनाया है 30,600 करोड़ का, जिससे आपकी ये बैक्ड होती है सिक्योरिटी रिसीट्स। नेक्स्ट है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी इज सेट टू ऑपरेशनलाइज द परवाहा सिस्टम। परवाहा सिस्टम आपका पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी है, जो May 4, 2026 को उन्होंने ऑपरेशनलाइज करना है। तो बेसिकली क्या है, ये सिस्टम इन्होंने लॉन्च किया है जिसमें आपके जो भी किसी भी स्टॉक का या कुछ भी पास डेटा ना वो बताएंगे। अभी हम लोग जैसे ऐप्स के थ्रू देखते हैं ना, वो कह रहे हैं नहीं, हम अपनी एक एजेंसी खोल रहे हैं जो बिल्कुल आपको प्रॉपर डेटा देगी जो जेन्युइन होगा। तो डेजिग्नेटेड एजेंसी इन्होंने केयर रेटिंग्स लिमिटेड को चुना है कि ये एज ऑफिशियल परवाह एजेंसी काम करेगी, यही सारे डेटा को वेरीफाई करेंगे और स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में देंगे आगे इन्वेस्टर्स को। देन सेंट्रलाइज डेटा रिपोजिटरी कौन रहेगी, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को प्राइमरी डेटा सेंटर बनाया गया, मैनेजिंग एंड वैलिडेटिंग ऑल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स टू प्रिवेंट डिस्क्रिपेंसीज। और जो परवाह है वो बेसिकली एक यूनिफॉर्म मेथडोलॉजी यूज़ करेगा, सारे पास्ट रिटर्न और रिस्क मैट्रिक्स आपके कैलकुलेट करके प्रोवाइड करेगा आगे इन्वेस्टर्स को। देन EPFO लॉन्चेज E-प्राप्ति टू रिकवर डोमेंट PF अकाउंट्स। तो इसका फुल फॉर्म है EPF आधार बेस्ड एक्सेस पोर्टल फॉर ट्रैकिंग इन ऑपरेटिव अकाउंट्स। तो जो भी लोग हैं अपने PF अकाउंट्स भूल चुके हैं, आपके भी कोई जानकारी में, उन्हें बताइए E-प्राप्ति पे जाएं। सो क्या है इसमें, बेसिकली आप अपना आधार के थ्रू रीएक्टिवेट कर सकते हो कोई भी डोमेंट अकाउंट है, क्योंकि देखो आप ही का पैसा है जो PF में पड़ा है। देन यूज़र्स जो हैं वो फंड्स को रिकवर कर सकते हैं इवन विदाउट यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। देखो जो भी PF अकाउंट होता है ना, जिसका भी होगा उसको ना एक UAN नंबर मिल जाता है, मानो वो भी नहीं है ना आप पे, तो भी आप रिकवर कर सकते हो आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू। एंड ये 2 फेजेस में रोल आउट होगा। फेज़ 1 रहेगा जिसमें अगर आपके पास मेंबर ID है तो ही आप एक्सेस कर पाएंगे। फिर ये फेज़ 2 लाएंगे कि जिसके पास अपना UAN नंबर या फिर मेंबर ID नहीं है, वो भी अपना अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे बायोमेट्रिक्स को यूज़ करके या आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू अपना सारा डेटा निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक एंड पेयू लॉन्चेस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम फॉर OTP फ्री कार्ड पेमेंट्स। तो मतलब अब आगे कह रहे हैं OTPs भी मत डालो, अपना सारा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन यूज़ करो, मतलब दिस इज़ द फ्यूचर। सो बेसिकली किसके बीच में कोलैबोरेशन रहेगी, फ्लिपकार्ट क्या रहेंगे, बेसिकली जो प्लेटफॉर्म देंगे जहाँ से ट्रांजैक्शन शुरू होगी वो फ्लिपकार्ट प्रोवाइड करेंगे। पेयू क्या रहेगा, वो मर्चेंट इंफ्रास्ट्रक्चर देगा जो सारी पेमेंट को प्रोसेस करेंगे। एक्सिस बैंक कार्ड इशूइंग बैंक रहेगा, जो ये कार्ड इशू करेगा जिसमें बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आप यूज़ कर सकते हैं। और विबमो है जो एक पेयू की सब्सिडरी है, वो आपका क्रिटिकल इशूअर साइड वेरिफिकेशन करेगा कि सारा देखना कि बायोमेट्रिक डेटा एक्चुअली में ऑथेंटिक है या नहीं है, मैच करता है या नहीं करता है। सो इसमें क्या आपकी टेक्नोलॉजी यूज़ करेगी, तो देखो डिवाइस बाउंड वेरिफिकेशन रहेगा कि जिस डिवाइस से आपने ऑथेंटिकेशन की थी शुरू में, उसी से आपका ये लिंक रहेगा, और ऑब्वियसली वो आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए फ़ोन नंबर। और अब क्या होता है, देखो पहले रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर होता था, अब आपका जो डिवाइस होता है ना वो भी रजिस्टर्ड होता है बैंक्स के साथ कि इसी में ऐप डाली थी उसी में। कोई नए डिवाइस में अगर अपना सिम डाल के कोशिश करोगे ना तो चलती नहीं है वो। देन 1 टच अप्रूवल, मतलब आपका बायोमेट्रिक, आपने फेस ID लगाना है, फिंगरप्रिंट आपका अप्रूव हो जाया करेगा, आपको कोड हर बार डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और देखो इससे फ्रॉड्स होने कम हो जाएंगे, क्योंकि जब OTP ही नहीं होगा तो वो फ्रॉडस्टर मांगेंगे क्या, आपका बायोमेट्रिक अंगूठा तो ले जाने से रहे।
सो ये जो है आपका कंप्लाई करता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म फॉर डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन डायरेक्शंस 2025 में आरबीआई ने लॉन्च की थी कि हम और कैसे ऐसे मेथड्स निकाल सकते हैं जो सिक्योर हो, तो उसी के अंतर्गत इन्होंने अब ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट है यूएस फेडरल रिजर्व मेंटेन्ड इंटरेस्ट रेट एट 3.50 और 3.75% के बीच में। तो देखो यूएस का फेड रिजर्व क्या है, जैसे हमारा आरबीआई है ना, वैसे ही जैसे वो रेपो रेट सेट करते हैं वैसे ही उनका यूएस का होता है सेंट्रल बैंक, वो फेड रिजर्व रेट अपने सेट करते हैं। अब देखो उनका इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी आता है। आप कहोगे कैसे मैम, वो तो वहाँ बैठे हैं, उनका क्या है? अब यही हमने जानना है और पेपर में भी आपको ये लिंकिंग आनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। सो सबसे पहले क्या है, देखो अगर ये इंटरेस्ट रेट्स हायर रहते हैं, ठीक है, सो आपके रुपये पे प्रेशर आता है क्योंकि डॉलर स्ट्रांग होगा, रुपये वीक होगा। जब इंटरेस्ट रेट हाई रहेंगे तो क्या है, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन्हें क्या लगेगा, उन्हें लगेगा यूएस डॉलर ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो वो जहाँ से पैसा उठा के यूएस की मार्केट्स में लेकर जाएंगे। और इससे क्या होता है, मैंने पहले भी समझाया ये कॉन्सेप्ट, आपका यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ती है और आईएनआर की सप्लाई बढ़ जाती है क्योंकि वो कन्वर्जन करेंगे, करेंसी कन्वर्जन, और उससे क्या होता है, जब किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ती है तो उसकी वैल्यू घटती है, तो रुपये आपका वीक हो जाता है। अब देखो रुपये को वीक होने से बचाने के लिए आरबीआई को क्या करना पड़ता है, मैदान में उतरना पड़ता है, अपने रिजर्व्स में से पैसा देना पड़ता है, रिजर्व्स नीचे चल जाते हैं, हमारा क्या है वो इम्पोर्ट कवर आपका 11 मंथ से नीचे हो जाता है। यही पूरी आपका सर्कल फिर घूमता है और इसी के लिए आरबीआई काम करता रहता है। देन फॉरेन इन्वेस्टर्स मूविंग आउट, ऑब्वियसली देखो जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होंगे तो अमेरिकन बॉन्ड्स जो हैं वो इन्वेस्टर्स को बेटर लगने लग जाएंगे, उन्हें लगेगा कि हाँ इसमें हमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, और उससे आपके जितने भी एफपीआईज हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, वो अपना मनी इंडियन स्टॉक मार्केट से बाहर लेकर जाएंगे। देन अगेन वही वाली जो मैंने आपको स्टोरी कही थी कि आपका यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, इंडियन रुपये की घटेगी, सेम प्रोसेस। देन एक्सपेंसिव पेट्रोल एंड डीजल, अब देखो फॉरेन रिजर्व नीचे चले गए, अब क्या होगा, हमें तो भाई ऑयल ख़रीदना है, हमारे पास है ही नहीं है। अब इतना बड़ा इंपोर्ट बिल ऑयल का होता है और ऑयल जो अभी चल रहा है क्राइसिस वेस्ट एशिया का, वैसे ही महंगा हो रहा है, तो हमें वो पेमेंट भी आपको देखो डॉलर्स में करनी पड़ती है। अब उसके लिए हमें ज़रूरत तो है, अब नहीं होगा, वो कम होगा आपका, वैसे ही रुपये अगर मानो रुपये भी वीक हो रहा है, फॉरेन रिजर्व्स भी नीचे गिर रहे हैं, और वैसे ही रुपये जब वीक होगा तो ज़्यादा आपको पैसा देना पड़ेगा किसी भी चीज़ के लिए, वो आपके लिए एक्सपेंसिव हो जाती है। और फिर जब वो ऑयल को ला के ट्रांसपोर्टेशन इंडिया में कहीं पर भी यूज़ करेंगे, क्या होगा, चीज़ों के भी दाम बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ेगी, आम आदमी कहाँ जाएगा। देन नो रिलीफ इन लोन इंटरेस्ट रेट्स। सो आरबीआई क्या होता है, जब भी ऐसे होता है ना, सो वो क्या होता है वो भी देखते हैं, फेड रिज़र्व को ना आरबीआई की पॉलिसी भी उन्हीं के टैंडम में मूव करती है। सो आरबीआई जो है वो भी इंटरेस्ट रेट कट नहीं करता अगर यूएस फेड उसको हाई रख रहा है, क्योंकि तभी तो इन्वेस्टर्स को यहाँ पे रहना, अगर मानो आरबीआई कट कर देगा अपना इंटरेस्ट रेट तो वो तो कहेंगे जो यहाँ के इन्वेस्टर्स हैं, हम तो जा रहे हैं यूएस, तुम्हारे तो इंटरेस्ट रेट कम है। तो अगर क्योंकि इंडिया कट करेगा तो इन्वेस्टर्स और ज़्यादा जाएंगे और ज़्यादा आपका रुपी वीकन होगा, तो इसलिए फेड रिज़र्व के टैंडम में चलना आरबीआई के लिए बहुत ज़रूरी है। देन इसके साथ साथ क्या होगा, देखो अगर आपका जो यूएस है हमारी आईटी सर्विसेज का बहुत बड़ा देखो कंज्यूमर है, और सर्विसेज सेक्टर जो है हमारा वही फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड देता है। मतलब ये पॉइंट मैं इतनी बार दोहरा चुकी हूँ ना पेपर में, आपको ये पॉइंट बिल्कुल याद आ जाना चाहिए। So if US economy feels the heat of high inflation and uncertainty, they might buy less from India, slowing down our growth, our export growth. तो क्योंकि देखिए कभी ये इंटरेस्ट रेट्स आपके हायर रख रहे हैं, तो क्योंकि इन्फ्लेशन है, तो अगर यूएस में इन्फ्लेशन है तो उन्हें हमारा भी महंगे लगेंगे, ऑब्वियसली उनके लिए, यानी इंपोर्ट्स महंगे हो रहे हैं तो वो इंपोर्ट भी कम कर सकते हैं। मतलब ये समझ रहे हो ना, हर चीज़ के ना कोई आपको इशू किसी ना किसी तरफ से आ सकता है। अब आरबीआई को इस हिसाब से और कंट्री को, गवर्नमेंट को ये देखना होता है कि क्या उनके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। नेक्स्ट है इन्वेस्ट इंडिया फैसिलिटेट्स 60 प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर $6.1 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 25-26, जनरेटिंग ओवर 31,000 जॉब्स। सो देखिए जो आपका जॉब क्रिएशन रहा है मध्य प्रदेश में मैक्सिमम किया गया है, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। इसके साथ साथ आपके जो ये प्रोजेक्ट्स लगे हैं इन्वेस्ट इंडिया के अंतर्गत वो कहाँ लगे हैं, मेजरली आपके गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में ये लगे हैं। और पार्टिसिपेशन इन प्रोजेक्ट्स में बेसिकली देखो ये प्रोजेक्ट्स क्या हैं कि एफडीआई है आपके आके सेटअप कर रही हैं बाहर की एमएनसीज प्रोजेक्ट्स को।
तो यूरोप से आपका 42% जो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो आया है, एंड और आपका यूएस, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया की कंपनीज ने आके कंट्रीब्यूट करके सेटअप की हैं। देन सेक्टर्स किन किन में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है? केमिकल, फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक्नोलॉजी एंड फूड प्रोसेसिंग में। चलिए, इन्वेस्ट इंडिया क्या है? इन्वेस्ट इंडिया आपका 2009 में लॉन्च किया गया था। सो दिस इज़ नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी ऑफ इंडिया। तो बेसिकली क्या है, ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंतर्गत काम करती है, और इनका काम है एंड टू एंड, कोई भी यहाँ आ रहा है ना ग्लोबल प्लेयर कि उसको मेरे को आके ना कंपनी लगानी है अपनी, ना यहाँ पे फैसिलिटी लगानी है, उसको पूरा एंड टू एंड हेल्प करना है, ठीक है। सो ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं फॉर ग्लोबल एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। उन्हें एंड टू एंड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट से पहले पूरी एडवाइजरी, कहाँ आपको प्लांट लगाना चाहिए, आपकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, फिर सिंगल विंडो क्लियरेंस सपोर्ट देता है कि उनको पीछे समझ लो फाइलों ले लेके भागना ना पड़े। उसके बाद क्या है, पूरी आपकी फैसिलिटी लग जाने के बाद भी हेल्प करता है, कोई भी अगर उनको रेगुलेटरी इश्यूज़ आ रहे हैं या बिजनेस एक्सपैंड करना है। एंड आपका इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड को भी मैनेज करता है, और जिसमें आपके बेसिकली कौन कौन से इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट्स हैं, ताकि इस ग्रिड में जाके इन्वेस्टर्स देख सकें कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है। नेक्स्ट है यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी अलॉन्ग विद यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन श्री ज्योति आदित्य सिंधिया जी लॉन्चेस नेशन वाइड मोबाइल बेस्ड डिजास्टर कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये इन्होंने लॉन्च किया है। बेसिकली क्या है, अर्ली वार्निंग सिस्टम है कहीं पे भी अगर डिज़ास्टर आता है। और जब इसका लॉन्च हुआ है, सो लॉन्च पे आपकी दिल्ली और एनसीआर में बेसिकली इसका एक पायलट कंडक्ट किया गया। देन टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज़ की जाएगी, तो देखो पहले से एक साचेत सिस्टम है जिसमें बेसिकली मैसेजेस जाते हैं एसएमएस के थ्रू, आपको पता लगता है। और अब इन्होंने एक सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम भी इसमें इंक्लूड किया है, और इसे साचेत इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम को आपकी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स CDOT ने डेवलप किया है। सो कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल क्या है, बेसिकली इसमें आपका जो भी ग्लोबली एक पूरा ना प्रोटोकॉल बना हुआ है कि ऐसे ऐसे आपको मैसेज करना होता है। सो अभी तक क्या है, सिस्टम 134 बिलियन SMS अलर्ट्स दे चुका है इन मोर देन 19 इंडियन लैंग्वेजेस। कहीं पे भी आपने देखा होगा ना, आपके फ़ोन में भी आता है यहाँ पर स्ट्रॉम आने वाला है, आप कृपया घर, ये सभी इस सिस्टम, ये साचेत के थ्रू ही आते हैं हमें मैसेजेस। इसके साथ साथ सेल ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी क्या है, तो SMS से आगे वो लोग इस पर भी जाएंगे जिसमें अलर्ट्स will be sent simultaneously to all mobile devices in a geo targeted area. So ये बिल्कुल रियल टाइम में चले जाएंगे, and works even during high network traffic और reaches all handsets without needing app installations or prior registration. देन देखिए SMS ऑब्वियसली देखो इफेक्टिव था, पर ये जो सेल ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी है ना, मतलब समझ लो बस एक मैसेज किया और सबको चला जाया करेगा। सो ये बहुत ज़रूरी है, जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, समझ लो एकदम जो ऐसे वाले आते हैं कि बस सेकंड्स में आ जाते हैं और ख़त्म हो जाता है सब कुछ, तो वैसे वाले आपके नेचुरल डिज़ास्टर्स में ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट है डॉक्टर भास्कर ज्योति सोनोवाल जी फ्रॉम असम टू लीड ब्रिक्स एंटरप्रेन्योर्स अलायंस फॉर 26-27। तो ये आपकी देखिए इंडिया ब्रिक्स बिजनेस समिट हुई थी हैदराबाद में, उसमें ही आपका ये अनाउंस हुआ है उसके बाद ही। और आपकी जो हैदराबाद में हुई थी ना, वहाँ पे एक हैदराबाद डिक्लेरेशन याद रखना एक रैटिफाई हुई है। सो उसमें आपकी ब्रिक्स कंट्रीज़ ने कहा है कि हम कमिटमेंट रख करते हैं कि हम MSME सेक्टर को ग्रो करेंगे। देन आपका ये अलायंस देख लेते हैं क्या है। सो ब्रिक्स एंटरप्रेन्योर अलायंस ग्लोबल फोरम, ये 2025 में लॉन्च की गई थी, ब्रिक्स प्लस नेशन ने इसे लॉन्च किया है। तो एंटरप्रेन्योर्स आपके जो भी है ना ब्रिक्स नेशन के हाई स्टार्टअप्स हैं जो, इन सब के लिए एक फोरम बनाई गई, कैसे वो और एक्सपैंड करें, कैसे आपस में मिलजुल के ये काम करें। नेक्स्ट है लक्षद्वीप टू होस्ट इंडियाज़ फर्स्ट कमर्शियल सी प्लेन सर्विस, स्काई होप एविएशन सिक्योर्स DGCA अप्रूवल। तो स्काई होप एविएशन प्राइवेट लिमिटेड जो है, उन्हें एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट मिल गया है DGCA से। अब वो यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप से शुरू करेंगे ऑफिशियली अपनी सी प्लेन सर्विसेज। तो उनका ना एक 19 सीटर डे हैविलैंड कैनेडा 6 ट्विन ऑटर है, इस प्लेन को वो यूज़ करेंगे। तो इस प्लेन को ना उन्होंने फ्लोटिंग के अटैचमेंट लगा के बेसिकली सी प्लेन्स में कन्वर्ट किया है। और अभी आपके जो वहाँ के लक्षद्वीप के अगाती, किल्तन, कावाराती, इन आइलैंड्स को बेसिकली इंडिया से, मेनलैंड इंडिया से कनेक्ट किया जाएगा इन सर्विसेज के थ्रू। एंड देखिए इससे पहले उन्होंने पायलट टेस्ट इस प्लेन के कर चुके हैं, आपके टेहरी लेक और गंगा बैरेज ऋषिकेश में इनके सारे टेस्टिंग ट्रायल्स हुए हैं। और ये जो है ये आपके उड़ान, जो उड़े देश का आम नागरिक स्कीम है ना सरकार की, 2016 में जो उन्होंने लॉन्च की थी, उसके अंतर्गत ये आपका लॉन्च किया गया है।
नेक्स्ट है इंडिया इन्वोक्स WTO पीस क्लॉज फॉर द 7th टाइम अमिड राइजिंग राइस सब्सिडीज टोटलिंग $7.6 बिलियन। बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, स्पेशली अगर RBI का पेपर की तैयारी कर रहे हो। ESI के सिलेबस में WTO आपका स्पेसिफिकली मेंशन है, आपको पता होना चाहिए। देखो सिलेबस ना सबसे पहले ऑन टॉप ऑफ माइंड आपको पता होना चाहिए अपना, तभी आपको पता होगा कि कौन सी न्यूज़ ज़रूरी है। चलिए, ये ना बाली पीस क्लॉज कहलाता है। 2013 में ना WTO की मीटिंग हुई थी बाली में, उसमें ये क्लॉज आपका आया था। तो ये ना बेसिकली आपके डेवलपिंग नेशंस के लिए लाया गया था। इसमें जो भी सब्सिडीज़ देती है ना डेवलपिंग नेशंस, जैसे हमें पता है कि हमारी भारत सरकार देती है, तो उसके बारे में राइस पे आपके फार्मर्स को देती है, डिफरेंट चीज़ों पे MSP है जैसे, तो उसके लिए ये बेसिकली आया था। तो इसमें क्या है, इस क्लॉज के अंतर्गत डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वो डोमेस्टिकली देखो अपने जो भी उनके लोग हैं उनको फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स के अंतर्गत सब्सिडीज़ दे सकती है। वो हम जानते भी हैं, देखो आपका PDS सिस्टम है, आपका गरीब कल्याण योजना है, जिसमें आपका बहुत सस्ते दामों में राइस वीट दी जाती है लोगों को। सो इसमें क्या है, क्लॉज में ये कहा गया कि जो मेंबर नेशंस हैं ना वो किसी भी डेवलपिंग कंट्री को मना नहीं कर सकते। ये नहीं है कि उन पे केस लगा के उन्हें डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम में ले आए कि नहीं तुम ऐसे सब्सिडीज़ कैसे दे सकते हो, ठीक है। सो इसमें क्या है, सब्सिडी की सीलिंग्स दी गई थी। उससे तो देखो डेवलपिंग नेशंस में अब इतनी गरीबी होती है, अब वो डेवलप्ड नेशंस का कैसे सब्सिडीज़ में मुकाबला कर सकते हैं, हमें तो देनी पड़ेगी ना, क्योंकि पॉवर्टी लाइन पे बहुत लोग होते हैं। तो ये डेवलपिंग नेशंस ने कहा था, ये क्लॉज आया था, लेकिन ना ये आपका टेम्परेरी बेसिस पे आया था। ये बात याद रखना कि अनटिल अनलेस इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं आ जाता है। और इस क्लॉज को सारे आपके मेंबर स्टेट्स ने देखो रेटिफाई किया था। अब क्या हो रहा है, इस क्लॉज के अंतर्गत ना 7th टाइम इंडिया ने कहा है कि हाँ भाई हमें तो स्कूल क्लॉज चाहिए, क्योंकि हमारी सब्सिडी सीलिंग लिमिट को क्रॉस करती है। और ये बहुत मेजर इशू है। जब भी WTO की मीटिंग होती है ना, मैंने पढ़ाया भी हुआ है पहले क्लासेस में, ये बहुत ही मेजर इशू रहता है कि डेवलप्ड नेशंस कहते हैं तुम सब्सिडीज़ देते हो, तुम सस्ती चीज़ें दे देते हो, अब तुम जब इतने सस्ते पे दोगे तो जो इम्पोर्ट होकर हमारी कंट्री से माल आया लोगों क्यों खरीदेंगे, फिर तुम सस्ते में देते हो तो हमारे भी आगे तुम एक्सपोर्ट भी सस्ते में कर रहे हो। तो इन सब से उन्हें दिक्कत है। सो WTO ने ना बेसिकली सब्सिडीज़ का ना उनका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। 3 बॉक्सेस बनाए हुए हैं सब्सिडीज़ के। सबसे पहले होता है ग्रीन बॉक्स, इनमें वो सारी चीज़ों की सब्सिडीज़ आती है जिसपे कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो सब्सिडीज़ है जिससे कोई भी ट्रेड डिस्टॉर्शन नहीं होता, किसी भी कंट्री को इससे कोई इशू नहीं होगा। तो बेसिकली अगर आप फंडिंग करते हो एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स के लिए, और कोई भी जनरल फूड सिक्योरिटी सर्विसेज है, तो वो जितना मर्जी अलाउड है, उसमें कोई लिमिट नहीं है। देन आपका आता है एम्बर बॉक्स। इसमें क्या है, सब्सिडीज़ पर लिमिट्स लगाई गई हैं। तो ये वो सारी मानी जाती है सब्सिडीज़ जिससे ट्रेड डिस्टॉर्ट हो सकता है सारी कंट्रीज़ के बीच में। एंड इसमें बेसिकली आपका जो हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP देते हैं वो आ जाता है। तो डायरेक्ट प्राइस सपोर्ट है, कोई भी हम फर्टिलाइज़र, सीड्स और उसके लिए इनपुट सब्सिडीज़ देते हैं, क्या होता है उससे आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो जाती है ना बेसिकली, इसलिए इन्हें ट्रेड डिस्टॉर्शन कहा जाता है। एंड ये जो है आपकी इस पर लिमिट लगी हुई है कि 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ही दे सकते हो फॉर डेवलप्ड कंट्रीज एंड 10% फॉर डेवलपिंग नेशंस लाइक इंडिया। लेकिन हम इस 10% को हमेशा, ऑब्वियसली देखो 10% में हमारी कंट्री का नहीं चल सकता। फिर आपका आता है ब्लू बॉक्स, जिसमें आपकी प्रोडक्शन लिमिटिंग होती है। सो ये क्या है, ये विद कंडीशंस, मतलब एम्बर बॉक्स है बट उसमें कंडीशंस लगा दी गई हैं कि आपको प्रोडक्शन भी अब लिमिट करनी है। सो इसमें आपका जैसे सब्सिडीज़ कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम के अंतर्गत आप देते हैं, दैट रिक्वायर फार्मर्स टू लिमिट देयर आउटपुट टू प्रिवेंट मार्केट ग्लट। के ये नहीं है कि सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रही है, सप्लाई भी देखो ज़्यादा होगी तो उससे भी प्राइजेज़ नीचे गिरते हैं। और अभी इसमें क्या है, ब्लू बॉक्स में कोई वैल्यू लिमिट्स अभी तक नहीं है, और इसका मतलब इतना ज़्यादा इशू नहीं है। ये जो आपका एम्बर बॉक्स है ना, इसी को लेके ज़्यादा डेवलप और डेवलपिंग नेशंस में आपस में मतभेद हो रखी है। नेक्स्ट है, इंडियन आर्मी सक्सेसफुली कंडक्ट्स ऑपरेशन नेत्रा 1.2। तो ये बेसिकली उन्होंने लेह लद्दाख में लगाया था। ये कैंप है जिसमें आपका आई चेकअप्स, आई की सर्जरीज हुई हैं अंडर योर इंडियन आर्मी। Then next is Bharat Heavy Electricals Limited partners with DRDO Naval Science and Technological Laboratory for Naval Infrared Stealth Technology। स्टेल्थ वर्ड मैं हमेशा बताती हूँ, ऐसी टेक्नोलॉजी जो रेडार से किसी भी आपके वेपन को, किसी भी आपकी सबमरीन को, शिप को बचा सके कि रेडार उन्हें पकड़ ना पाए, वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती है। तो ये जो आपकी है ना बेसिकली GTIRSS टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे। सो ये आपकी इंफ्रारेड स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, और इसमें क्या है बेसिकली इसे NSTL ने डेवलप किया है। अब वो इसे ट्रांसफ़र करेंगे BHEL को कि कमर्शियली इसको यूज़ कर सके।
ये आपके जो LM2500 गैस टर्बाइंस के साथ यूज़ होती है। और बेसिकली क्या है ये, दे वर्क बाय रैपिडली कूलिंग इंजन एग्जॉस्ट एंड शील्डिंग हीट एमिशंस, क्योंकि देखो रेडार क्या है, वो हीट एमिशंस पकड़ता है, ठीक है, गर्मी। तो काफ़ी आपने देखा होगा ना कि वो जो गर्मी वाला होता है यही पकड़ के तो सारी चीज़ें हम पकड़ते हैं, तो उसका क्या है, वो कूल कर देता है आपके इंजन को और उसकी वजह से आप रेडार की पकड़ में नहीं आओगे। देन भेल जो है वो NSTL से पूरी टेक्नोलॉजी वो उन्हें ट्रांसफ़र करेंगे और भेल अब मैन्युफैक्चरिंग करेगा अंडर दिस GTIRS सॉल्यूशंस फॉर इंडियन नेवीज फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। चलिए लास्ट न्यूज़ है आयुष्मान भारत दिवस। तो आपका 30 अप्रैल को ये मनाया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखिए इस्टेब्लिश किया था अंडर लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि इस दिन ना आपका आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च हुआ था ऑफिशियली 2018 में, तो उसी को कॉमेमोरेट करने के लिए आपका बनाया जाता है। चलिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में फिर हम थोड़ा जान लेते हैं। ये ना आपका आयुष भारत मिशन के अंतर्गत एक कंपोनेंट है, सबसे ज़रूरी कंपोनेंट यही है। इसमें क्या है, आपका 5 लाख रुपीज़ का पर फैमिली पर ईयर इंश्योरेंस कवर दिया जाता है और इसमें आपका सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन कवर होती है। देन इसमें आपके 12 करोड़ पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज़ कवर्ड हैं और बेसिकली वो आपके सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 डेटा में कवर होती हैं। और इसमें आपका बिल्कुल कैशलेस और पेपरलेस आपको ये इंश्योरेंस मिलता है। फैमिली साइज़ पे कोई भी कैपिंग नहीं है, जितने मर्जी मेंबर्स हो सकते हैं। एंड जितनी भी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ हैं वो भी कवर्ड है फ्रॉम डे 1 ऑफ एनरोलमेंट। और इसमें आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, ट्रीटमेंट, कंसल्टेशन, प्री हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिसिन, इंटेंसिव केयर, नॉन इंटेंसिव, सारी सर्विसेज आपकी कवर्ड है।